हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं हरियाणा के एजुसेट चैनल पे। टुडे वी विल डिस्कस क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स पार्ट 3। इन पार्ट 1 and 2 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स एंड बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। नाउ लेट्स स्टार्ट। आज के लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स हैं एंजाइम्स के बारे में जानना, केमिकल रिएक्शंस और मेटाबॉलिक पाथवेज की जानकारी, हाउ डू एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट्स ऑफ केमिकल कन्वर्जन्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। इसके अलावा हम बातचीत करेंगे क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स एंड कोफैक्टर्स के बारे में। एंजाइम्स। एन एंजाइम इज ए सब्सटेंस दैट एक्ट्स एज ए कैटालिस्ट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, regulating the rate at which chemical reactions proceed without itself being altered in the process। बच्चों, एंजाइम एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कैटालिस्ट का कार्य करता है और बॉडी में होने वाली डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की स्पीड या रेट को कंट्रोल करता है। केमिकल रिएक्शन पूरी होने के बाद भी एंजाइम ऐसे का ऐसा ही बना रहता है। द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस दैट अकर विद इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर केमिकल रिएक्शंस एंड मोस्ट आर रेगुलेटेड बाय एंजाइम्स। जीवों में जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस या जैविक प्रक्रियाएं होती हैं, ये सभी एंजाइम्स के द्वारा ही नियंत्रित होती हैं। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड्स दैट बिहेव लाइक एंजाइम्स। दीज आर कॉल्ड राइबोजाइम्स। लगभग सभी एंजाइम्स प्रोटीन के बने हुए होते हैं, लेकिन कुछ न्यूक्लिक एसिड्स जैसे आरएनए भी एंजाइम की तरह कार्य करते हैं। इन्हें राइबोजाइम कहा जाता है। एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज ए प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर्स। क्योंकि एंजाइम्स प्रोटीन के बने हुए होते हैं, इसलिए एंजाइम्स के भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। The sequence of amino acids specifies the structure, which in turn identifies the catalytic activity of the enzyme. The tertiary structure of enzymes show that the backbone of the protein chain folds upon itself. The chain crisscrosses itself and hence many pockets are made. One such pocket is the active site. An active site of an enzyme is a pocket into which the substrate fits. Thus, enzymes through their active site catalyze reactions at a high rate. Dear students, enzymes में प्रोटीन चेन फोल्ड होकर टर्शरी स्ट्रक्चर बनाती हैं। इसमें ये प्रोटीन चेन्स क्रिस क्रॉस फैशन में अरेंज होती हैं, जिससे बहुत सी पॉकेट्स या थैलियों का निर्माण होता है। इन्हीं में से कोई एक पॉकेट एक्टिव साइट या सक्रिय स्थल होती है, जहां सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स फिट हो जाते हैं। इन्हीं एक्टिव साइट्स के द्वारा ही एंजाइम्स रिएक्शंस को तेज गति से कैटालाइज या उत्प्रेरित करते हैं। डायग्राम में आप एंजाइम्स के टर्शरी स्ट्रक्चर में पॉकेट को देख सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन एंजाइम एंड इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट। इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट आर सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, while enzymes are mostly made up of proteins. Inorganic catalysts can catalyze different reactions, while enzymes catalyze only specific types of reactions. Inorganic catalysts
work efficiently at high temperature and high pressure, and enzymes get damaged at high temperature, say above 40 degrees Celsius. In case of inorganic catalyst, reaction rates is typically slower, while enzymes catalyze reactions at several times faster rate. बच्चों, आपने देखा कि इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो डिफरेंट रिएक्शंस कैटालाइज कर सकते हैं और ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर काम करते हैं। इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट जिन रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं इनकी स्पीड धीमी होती है, जबकि एंजाइम प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं और एक एंजाइम केवल एक ही प्रकार की रिएक्शंस को कैटालाइज कर सकता है। अधिक तापमान पर एंजाइम्स डैमेज हो जाते हैं क्योंकि एंजाइम्स प्रोटीन के बने हुए होते हैं। एंजाइम्स जिन रिएक्शंस को कैटालाइज या उत्प्रेरित करते हैं उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। However, enzymes isolated from organisms who normally live under extremely high temperatures, example given, hot vents and sulfur springs, are stable and retain their catalytic power even at high temperatures, up to 80 to 90 degrees Celsius. Thermal stability is thus an important quality of such enzymes isolated from thermophilic organisms. बच्चों, आप अपनी पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनिजम्स बहुत अधिक या कम टेम्परेचर वाली जगह पर भी पाए जाते हैं। इन बहुत अधिक तापमान वाली जगहों जैसे गर्म पानी के चश्मे में पाए जाने वाले जीवों में एंजाइम्स 80 to 90 डिग्री सेल्सियस पर भी क्रियाशील होते हैं। मीन्स ये एंजाइम हाई टेम्परेचर पर भी एक्टिव रहते हैं। केमिकल रिएक्शंस। केमिकल कंपाउंड्स अंडरगो टू टाइप्स ऑफ चेंजेस। नंबर 1 फिजिकल चेंज या भौतिक परिवर्तन। नंबर 2 केमिकल चेंज या रासायनिक परिवर्तन। फिजिकल चेंज, इट सिंपली रेफर्स टू ए चेंज इन शेप, साइज और स्टेट ऑफ मैटर विदाउट ब्रेकिंग ऑफ bonds. फॉर एग्जाम्पल, when ice melts into water or when water becomes a vapor. फिजिकल चेंज में किसी सब्सटेंस के आमाप, आकार या अवस्था में परिवर्तन होता है। इसमें बॉन्ड्स नहीं टूटते हैं। इसका उदाहरण है बर्फ़ पिघलकर जल में परिवर्तित हो जाती है और जल को गर्म करने पर यह वेपर्स या भाप में बदल जाता है। नेक्स्ट है केमिकल चेंज। इट अकर्स व्हेन वन केमिकल सब्सटेंस इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस such as when iron becomes rust. Chemical changes occur through the process of chemical reactions. केमिकल चेंज या रासायनिक परिवर्तन में एक केमिकल सब्सटेंस एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस में ट्रांसफॉर्म या रूपांतरित होता है। ड्यूरिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन बॉन्ड्स का टूटना और बनना केमिकल रिएक्शंस के द्वारा होता है। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो नए केमिकल्स बेरियम सल्फेट और वाटर बनते हैं। ये रिएक्शन एक इनऑर्गेनिक रिएक्शन का उदाहरण है। इसी प्रकार लिविंग ऑर्गेनिजम्स में स्टार्च का ग्लूकोज में बदलना भी केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है जो एंजाइम्स की हेल्प से होता है। रेट ऑफ ए फिजिकल और chemical process refers to the amount of product formed
per unit time. It can be expressed as rate is equal to delta P upon delta T. रेट ऑफ प्रोसेस का मीनिंग होता है यूनिट टाइम या इकाई समय में जितनी मात्रा में प्रोडक्ट बनता है. रेट्स ऑफ physical and chemical processes are influenced by temperature among other factors. A general rule of thumb is that rate doubles or decreases by half for every 10 degree Celsius change in either direction. जनरल रूल के नियम के अनुसार प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने या घटने पर रिएक्शन रेट क्रमशः 2 गुना या आधा हो जाता है. कैटालाइज्ड रिएक्शंस प्रोसीड एट रेट्स वास्टली हायर देन दैट ऑफ अनकैटालाइज्ड वंस. When enzyme catalyzed reactions are observed, the rate would be vastly higher than the same but uncatalyzed reaction. For example, carbon dioxide reacts with water and carbonic acid is produced. जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करती है तो H2CO3 मीन्स कार्बोनिक एसिड बनता है. इस रिएक्शन की रेट बहुत कम है. 1 घंटे में कार्बोनिक एसिड के सिर्फ 200 मोलिक्यूल्स ही बनते हैं. लेकिन जब यह रिएक्शन सेल्स में कार्बोनिक एनहाइड्रेज कैटालाइज करता है और 1 सेकंड में कार्बोनिक एसिड के 6 लाख मोलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं. आप देख सकते हैं कि एंजाइम ने इस रिएक्शन की स्पीड 10 लाख गुना बढ़ा दी. इससे आप सेल्स में होने वाली रिएक्शंस में एंजाइम की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा लगा सकते हो. मेटाबॉलिक पाथवे. देयर आर thousands of types of enzymes, each catalyzing a unique chemical or metabolic reaction. A multi-step chemical reaction, when each of the step is catalyzed by the same enzyme complex or different enzymes, is called a metabolic pathway. For example, glucose is converted into pyruvic acid. बच्चों, एंजाइम्स हजारों प्रकार के होते हैं जो विशेष प्रकार की केमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं. जब एक मल्टी स्टेप या बहुचरणीय केमिकल रिएक्शंस के डिफरेंट स्टेप्स को एक ही एंजाइम कॉम्प्लेक्स या अलग अलग स्टेप्स को विभिन्न एंजाइम्स कैटालाइज करते हैं तो इसे मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं. Conversion of glucose into pyruvic acid is actually a metabolic pathway in which glucose becomes pyruvic acid through 10 different enzyme catalyzed metabolic reactions. Dear students, ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में बदलना भी एक मेटाबॉलिक पाथवे होता है क्योंकि ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने तक 10 अलग अलग एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस होती हैं और इनको अलग अलग एंजाइम्स कैटालाइज करते हैं. दिस मेटाबॉलिक पाथवे विद 1 or 2 additional reactions give rise to a variety of metabolic end products. In our skeletal muscles under anaerobic conditions, lactic acid is formed. In aerobic organisms, the pyruvate is oxidized into acetyl coenzyme A, which is further completely oxidized into carbon dioxide and water. In yeast, during fermentation, the same pathway leads to the production of ethanol. Hence, in different conditions, different products are possible. बच्चों, जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं
ग्लूकोज से पायरुवेट बनने के लिए बीच में 10 रिएक्शंस होती हैं जो अलग अलग एंजाइम्स द्वारा कैटालाइज होती हैं। उसके बाद इस पायरुवेट से इथेनॉल, एसिटाइल कोएंजाइम में या लैक्टेट बन सकता है। इसके लिए अलग अलग कंडीशंस होती हैं। उदाहरण के तौर पर एनएरोबिक कंडीशंस में इथेनॉल प्रोड्यूस होता है। एरोबिक कंडीशंस में एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है जो फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा जब हम तेज़ी से एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड भी बन सकता है। हाउ डू एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट्स ऑफ केमिकल कन्वर्जन्स। बच्चों, आइए अब जानते हैं एंजाइम्स द्वारा इतने हाई रेट या उच्च दर पर केमिकल कन्वर्जन कैसे होता है। द केमिकल और मेटाबॉलिक कन्वर्जन refers to a reaction. The chemical which is converted into a product is called a substrate. Enzymes, that is proteins with three-dimensional structures including an active site, convert a substrate into a product. Symbolically, this can be depicted as substrate to product. एंजाइम्स में एक एक्टिव साइट होती है जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देती है। दिस सबस्ट्रेट एस हैज़ टू बाइंड द एंजाइम एट इट्स एक्टिव साइट विद इन ए गिवन क्लेफ्ट और पॉकेट। देयर इज दस एन ओब्लिगेटरी फॉर्मेशन ऑफ एन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज ए transient phenomena. During this state where substrate is bound to the enzyme active site, a new structure of the substrate called transition state structure is formed. Very soon after the expected bond breaking making is completed, the product is released from the active site. Dear students, सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड करता है। इससे एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एक ट्रांजिएंट या अस्थायी फिनोमिना होता है। इससे सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर में चेंज आता है और कुछ बॉन्ड टूटते हैं और कुछ नए बॉन्ड बनते हैं जिससे प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है। Now let us see concept of activation energy. Activation energy is defined as the minimum amount of extra energy required by a reacting molecule to get converted into product. बच्चों, आप ग्राफ में देख सकते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट की पोटेंशियल एनर्जी सबस्ट्रेट की पोटेंशियल एनर्जी से बहुत अधिक है। सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए पहले ट्रांजिशन स्टेट में जाना पड़ता है। सबस्ट्रेट और ट्रांजिशन स्टेट की पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है। आप क्लियरली ग्राफ में देख सकते हैं कि एंजाइम की प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम है, जबकि एंजाइम के बिना प्रोडक्ट बनने के लिए बहुत अधिक एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत है। इस प्रकार एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रिएक्शंस रेट्स को बहुत अधिक कर देते हैं और सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनना आसान हो जाता है। नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। ईच एंजाइम हैज़ ए substrate binding site in its molecule so that a highly reactive enzyme substrate complex is produced. सभी एंजाइम्स में सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है जिससे एक हाईली रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। दिस कॉम्प्लेक्स इज शॉर्ट लाइव्ड एंड
dissociates into its products, and the unchanged enzyme with an intermediate formation of the enzyme product complex. ये कॉम्प्लेक्स कुछ समय तक ही बना रहता है, उसके बाद सबस्ट्रेट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है और एंजाइम बिना किसी चेंज के अलग हो जाता है. The formation of the enzyme substrate complex is essential for catalysis. किसी भी रिएक्शन का कैटालिसिस होने के लिए ये एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनना बहुत ज़रूरी होता है. In the picture you can see enzyme binds with substrate, then enzyme substrate complex is formed, then substrate is converted into a product and products and enzymes are separated. The catalytic cycle of an enzyme action can be described in the following steps. Number 1 is, first, the substrate binds to the active site of the enzyme fitting into the active site. पहले स्टेप में आप देख सकते हैं सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड करता है. In the second step, the binding of substrate induces the enzyme to alter its shape, fitting more tightly around the substrate. दूसरे स्टेप में आप देख सकते हैं एंजाइम अपनी थोड़ी सी शेप चेंज करता है जिससे ये टाइटली सबस्ट्रेट को बाइंड कर सके. थर्ड स्टेप, the active site of the enzyme, now in close proximity of the substrate, breaks the chemical bonds of the substrate and the new enzyme product complex is formed. तीसरे स्टेप में एंजाइम सबस्ट्रेट के बॉन्ड्स को तोड़ देता है जिससे प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है. In the fourth step, the enzyme releases the products of the reaction and the free enzyme is ready to bind to another molecule of the substrate and run through the catalytic cycle once again. आखिरी स्टेप में आप देख सकते हैं ये रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद प्रोडक्ट्स रिलीज कर दिए जाते हैं और एंजाइम दोबारा से इसी साइकिल को रिपीट करने के लिए तैयार रहता है. Factors affecting enzyme activity. There are 4 factors which affect enzyme activity. These factors are temperature, pH, substrate concentration, and specific chemicals that regulate its activity. Now let us see how temperature and pH affect enzyme activity. Enzymes generally function in a narrow range of temperature and pH. Each enzyme shows its higher activity at a particular temperature and pH called the optimum temperature and optimum pH. Activity declines both below and above the optimum value. Low temperature preserves the enzyme in a temporarily inactive state, whereas high temperature destroys enzymatic activity because proteins are denatured by heat. बच्चों, आप ग्राफ में भी देख सकते हैं एंजाइम्स टेम्परेचर और पीएच की एक नैरो रेंज में काम करते हैं और किसी भी एक पर्टिकुलर एंजाइम की हाईएस्ट एक्टिविटी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और एक पर्टिकुलर पीएच पर होती है. इस टेम्परेचर को हम ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच को ऑप्टिमम पीएच कहते हैं. इस ऑप्टिमम वैल्यू से कम या ज़्यादा होने पर एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाती है. जब टेम्परेचर कम होता है तो एंजाइम इनएक्टिव स्टेट में चला जाता है. क्योंकि एंजाइम्स प्रोटीन के बने हुए होते हैं इसलिए हाई टेम्परेचर पर प्रोटीन्स डीनेचर हो जाते हैं
और इससे भी एंजाइम की एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। विद द इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन the velocity of the enzymatic reaction rises at first. The reaction ultimately reaches a maximum velocity Vmax, which is not exceeded by any further rise in concentration of the substrate. This is because the enzyme molecules are fewer than the substrate molecules, and after saturation of these molecules there are no free enzyme molecules to bind with the additional substrate molecules. बच्चों, आप ग्राफ में देख सकते हो जैसे जैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ती है वैसे वैसे रिएक्शन की वेलोसिटी भी बढ़ती है और अल्टीमेटली रिएक्शन वेलोसिटी मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच जाती है। इसके बाद अगर हम और ज़्यादा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो भी रिएक्शन की वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होती। इसका कारण होता है कि इस रिएक्शन में जितने भी एंजाइम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे वो सभी किसी न किसी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हैं और कोई भी एंजाइम मॉलिक्यूल फर्दर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करने के लिए फ्री नहीं है। इसलिए अगर इस पॉइंट के बाद हम और ज़्यादा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन की वेलोसिटी नहीं बढ़ती। स्पेसिफिक केमिकल्स रेगुलेट एंजाइम एक्टिविटी। The activity of an enzyme is also sensitive to the presence of specific chemicals that bind to the enzyme. When the binding of the chemical shuts off enzyme activity, the process is called inhibition and the chemical is called an inhibitor. When the inhibitor closely resembles the substrate in its molecular structure and inhibits the activity of the enzyme, it is known as competitive inhibitor. बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि एंजाइम्स किसी एक केमिकल की प्रेजेंस में एक्टिविटी शो नहीं करते। इस केस में केमिकल्स एंजाइम्स के साथ बाइंड करते हैं और केमिकल रिएक्शन रुक जाती है। इस प्रोसेस को इनहिबिशन कहते हैं और इस प्रकार के केमिकल्स को इनहिबिटर कहा जाता है। जब इनहिबिटर्स का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता होता है तब ये इनहिबिटर्स जहाँ पे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को एंजाइम में एक्टिव साइट पे बाइंड करना होता है वहाँ पे ये इनहिबिटर्स बाइंड कर जाते हैं और केमिकल रिएक्शंस आगे नहीं होती। इसको हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। इस डायग्राम में कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन दिखाया गया है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि एंजाइम की एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट का जो पोर्शन बाइंड करना था वो इनहिबिटर के स्ट्रक्चर से रिजेंबल करता है, जिसकी वजह से ये इनहिबिटर सबस्ट्रेट की बजाय एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड कर जाता है, जिससे फर्दर रिएक्शन नहीं होती। इसको हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन बोलते हैं। क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। Thousands of enzymes have been discovered, isolated, and studied. Most of these enzymes have been classified into different groups based on the type of reactions they catalyze. Enzymes are divided into 6 classes, each with 4 to 13 subclasses and named accordingly by a 4-digit number. बच्चों, एंजाइम्स को 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया है।
सबसे पहले है ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। दीज कैटालाइज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। एग्जाम्पल पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज catalyzing the oxidation of pyruvate to acetyl coenzyme में। ऑक्सीडोरिडक्टेजेस क्लासेस में हम ऐसे एंजाइम्स को रखते हैं जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं। नंबर 2 ट्रांसफरेजेस। दीज कैटालाइज ट्रांसफरिंग ऑफ द केमिकल ग्रुप फ्रॉम वन टू अनदर कंपाउंड्स। An example is a transaminase, which transfers an amino group from one molecule to another. इस क्लास में ऐसे एंजाइम्स को रखा गया है जो एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड पे ग्रुप्स का ट्रांसफ़र करते हैं। हाइड्रोलिसिस। दे कैटालाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ ए बॉन्ड। फॉर एग्जांपल द एंजाइम पेप्सिन hydrolyzes peptide bonds in proteins. Number 4 is ligases. These catalyze the breakage of bonds without hydrolysis. Example given aldolase, an enzyme in glycolysis. Catalyzes the splitting of fructose 1,6-bisphosphate to glyceraldehyde 3-phosphate and dihydroxyacetone phosphate. Fifth class is isomerases. They catalyze the formation of an isomer of a compound. For example, phosphoglucomutase catalyzes the conversion of glucose 1-phosphate to glucose 6-phosphate. Phosphate group is transferred from one to another position in the same compound in glycogenolysis. Glycogen is converted to glucose for energy to be released quickly. Sixth class is ligases. Ligases catalyzes the association of two molecules. For example, DNA ligase catalyzes the joining of two fragments of DNA by forming a phosphodiester bond. Ligases क्लास में वो एंजाइम्स रखे गए हैं जो दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ने का काम करते हैं। मीन्स दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड बनाने का काम करते हैं। इसका अच्छा उदाहरण है डीएनए लाइगेज एंजाइम, जो दो डीएनए के फ्रेगमेंट्स को फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना के जोड़ देता है। कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स आर नॉन प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस दैट एसोसिएट विद एंजाइम्स। ए कोफैक्टर इज एसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ एन एंजाइम। एन एंजाइम विदाउट ए कोफैक्टर इज कॉल्ड एन एपोएंजाइम। An enzyme and its cofactor together constitute the holoenzyme. बच्चों, कोफैक्टर्स नॉन प्रोटीनस सब्सटेंसेस होते हैं जो एंजाइम्स के साथ मिलकर काम करते हैं। एक कोफैक्टर एंजाइम की फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होता है। बिना कोफैक्टर के एंजाइम को हम एपोएंजाइम बोलते हैं। एंजाइम और कोफैक्टर को हम होलोएंजाइम कहते हैं। There are 3 kinds of cofactors present in enzymes. These are prosthetic groups, coenzyme and metal ions. Number 1, prosthetic groups. Prosthetic groups are organic compounds and are distinguished from other cofactors in that they are tightly bound to the apoenzyme. For example, in peroxidase and catalase, which catalyze the breakdown of
hydrogen peroxide to water and oxygen. Heme is the prosthetic group and it is a part of the active site of the enzyme. Second is coenzyme. Coenzymes are also organic compounds, but their association with the apoenzyme is only transient, usually occurring during the course of catalysis. Furthermore, coenzymes serve as cofactors in a number of different enzyme catalyzed reactions. The essential chemical components of many coenzymes are vitamins, example given, coenzyme nicotinamide adenine dinucleotide, and NADP contain the vitamin niacin. Third one is metal ions. For catalysis, certain enzymes require a metal ion at the active site to form coordinate bonds. Zinc ion is a metal ion cofactor used by a number of enzymes. तो बच्चों, बायोमोलिक्यूल्स के पार्ट 3 में हमने देखा एंजाइम्स क्या होते हैं, ये कैसे कार्य करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स एंजाइम्स की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं और कोफैक्टर्स क्या होते हैं। उम्मीद है आपको पार्ट 3 इंटरेस्टिंग लगा होगा। थैंक यू।